Welcome my dear students. Today we will start CBSE board class 10th subject science chapter number 2 acid bases and salts का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम लोग 3 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा दैट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, सेकंड टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ एंड थर्ड टॉपिक इज़ मोर अबाउट सॉल्ट्स। सो हम लोग बिगिन करते हैं हमारे पहले टॉपिक से जो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। सो पहले हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पे एक पिक्चर देखो। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे सुपर हीरोज़ हैं, बहुत सारे सुपर हीरोइंस हैं। ठीक है, तो आप किसी भी सुपर हीरो या सुपर हीरोइन की आप स्ट्रेंथ कैसे पता करोगे? आप देखोगे उसके अंदर कितनी पावर है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा पावर होगी आप कहोगे उतना ये स्ट्रॉन्ग है, उतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ है। वैसे ही आपके एसिड बेसिस की जो पावर होती है, उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेंथ, है ना। जैसे कोई एसिड का है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ या कोई बेस का है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा मेज़र करने के लिए? हम लोग देखते हैं कि किस एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं और किसको वीक कह सकते हैं। तो एक प्रीवियस लेक्चर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो जितने भी एसिड्स होते हैं वो आपको H पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, क्या वाटर में जब इनको डिजोल्व करते हैं दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन्स। सो जो भी एसिड्स होंगे H देंगे और जो एसिड्स ज़्यादा H देंगे वो उतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, मतलब स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा होती है। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स। इट मीन्स मोर द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स स्ट्रॉन्गर विल बी योर एसिड। एग्जाम्पल HCl भी एक एसिड है और CH3COH दैट इज़ एसिटिक एसिड, ये भी क्या है, एक एसिड है। बट HCl प्रोड्यूसेस मोर H पॉजिटिव एंड CH3COH प्रोड्यूसेस लेस H पॉजिटिव। इट मीन्स अगर मैं दोनों कंसनट्रेशन सेम ले लूँ, मतलब दोनों में 1 मोलर और 1 मोलर ले लूँ, ठीक है, दोनों कंसनट्रेशन सेम ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा H पॉजिटिव कौन प्रोड्यूस करेगा? HCl। ठीक है, क्यों प्रोड्यूस करेगा? बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड। इट मीन्स आपका नट शेल में ये बोलूँ मैं कि मोर द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर विल बी योर एसिड। तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट एसिड स्ट्रॉन्गर याद रखने, एक आपको HCl, H2SO4 और तीसरा आपका ये HNO3, ये आपके सारे कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वहीं से आपका जो फॉस्फोरिक एसिड है दैट इज H3PO4, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, एसिटिक एसिड दैट इज CH3COH और H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड, ये सारे कैसे आपके वीक एसिड है। मतलब ये H पॉजिटिव आयन तो प्रोड्यूस करेंगे बट दे प्रोड्यूस लेसर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स एज कम्पेयर टू दीज 3। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी सारी एसिड्स के बारे में बातें। अब हम लोग करते हैं बेस के बारे में। ठीक है, कोई बेस हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग है, कोई कहते हैं बेस हम लोग वीक है। तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है? आपने पढ़ा है कि जितने भी बेसेस होते हैं सारे प्रोड्यूस करते हैं OH नेगेटिव आयन्स। सो जितने ज़्यादा बेस OH नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस करेगा स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। अगर कोई बेस कम OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एक वीक बेस कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे NaOH, इसको जब बॉटम डालोगे तो आपको प्रोड्यूस करेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। वहीं आपका एक और बेस है NH4OH, इसको भी बॉटम डालोगे तो ये भी प्रोड्यूस करेगा आपको NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव देगा। ठीक है, बट ये क्या आपका OH नेगेटिव कम देगा और यहाँ पे ये NaOH OH नेगेटिव ज़्यादा देगा। ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा OH नेगेटिव देगा वो स्ट्रॉन्गर बेस कहलाएगा और जो कम देगा उसको वीकर बेस कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल हो गए NaOH, KOH, COH, और वैसे वीक बेस के एग्जांपल हो गए आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज MgOH ट्वाइस एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज AlOH3। ठीक है, ये हो गया आपके सारे स्ट्रॉन्गर एसिड और स्ट्रॉन्गर बेसिस के बारे में। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 2 हमारे पहले टॉपिक का, दैट इज़ हाउ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज बेसिस मेजर। ठीक है, मुझे पता लग गया कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, क्या हम H और OH के क्राइटेरिया पे। अब हम लोग देखते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ है। अब आपको मेज़र करना है, स्ट्रेंथ तो है, ज़्यादा है, कम है, बट कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो हम लोग उसको मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ इंडिकेटर विच इज़ कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ये बहुत सारे फॉर्म्स में आता है, ये पेपर के फॉर्म में भी आता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मेज़र कैसे करते हैं? हम लोग इसको मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पीएच स्केल। ठीक है, अब ये पीएच क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो यूनिवर्सल आपको नाम ही बता रहा है, यूनिवर्सल मतलब ये हर
तरह के एसिड और बेस को चेक कर सकता है। जैसे हमने लेक्चर 1 में करा था लिटमस के बारे में, तो लिटमस पेपर क्या होते हैं, वो ये बताएगा आपको एसिड है या बेस है, बट ये नहीं बताएगा स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। बस इतना बता सकता है कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो आपका जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये तो आपको ये बताएगा कि एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, और इन एडिशन टू, ठीक है, ये भी बताता है कि वो एसिड अगर है तो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, वैसे अगर बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। ठीक है, इसको हम लोग मेज़र करते हैं पीएच स्केल पे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब डेफिनेशन यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होती है। ठीक है, तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, और वो शो करता है डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। ठीक है, एच पॉजिटिव आयंस मतलब ये जो आपको एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा उसके हिसाब से कलर का वेरिएशन आएगा। तो हम लोग देखते हैं पहले कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का एग्जांपल लेते हैं। एक हमारा है यहाँ पे पीएच पेपर। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक पीएच पेपर हो गया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पीएच की स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, हमने 2 स्ट्रिप्स को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग पीएच पेपर स्ट्रिप्स। और अब क्या करेंगे हम लोग, अब इस पीएच पेपर को जिस भी सॉल्यूशन का आपने पीएच चेक करना है। ठीक है, जब सपोज आपने यहाँ पे इस बीकर में एक सॉल्यूशन लिया है, आप चाहते हो उसका पीएच मुझे चेक करना है। ठीक है, आप क्या करोगे, इस स्ट्रिप्स को इसमें डिप करोगे। जब आप डिप करोगे तो इसके कलर में चेंज आएगा, डिपेंडिंग ये एसिडिक है या बेसिक है न्यूट्रल है, उसके हिसाब से इसमें पेपर में क्या आएगा आपका चेंज आएगा। तो जो भी कलर आएगा, लेट से इसका कलर आ रहा है आपका डार्क ब्लू। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस स्ट्रिप को यहाँ इसके पास ले जाओगे। ठीक है, ये होगी आपकी पीएच स्केल। ठीक है, ये पीएच स्केल है। तो यहाँ पे कुछ रीडिंग्स बनी है, लिखी हुई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जो आपके कलर हैं, तो कलर के अकॉर्डिंग इनका नंबर दे रखा है। तो आपका कलर आ रहा था यहाँ पे डार्क ब्लू, तो डार्क ब्लू आप मैच कराओगे तो आपको लेट से वो 14 पे मैच कर रहा है इस नंबर पे, तो आप कहोगे उस सोल्यूशन का पीएच क्या है, 14 है। और वैसे ही आप एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे इसके अंदर बैटरी वाटर प्रेजेंट है। बैटरी वाटर मतलब जो आपका इन्वर्टर में यूज़ होता है ना, वो वहाँ पे वो प्रेजेंट है इस बीकर के अंदर, है ना, वो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है। आप इसमें जब ये पीएच दूसरी पीएच स्ट्रिप डिप करोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। उस केस में लेट से डार्क रेड कलर आ रहा है। ठीक है, तो आप जब डार्क रेड कलर इससे टैली करोगे इस पीएच स्केल से, तो आप जब मैच करोगे तो आपका नंबर 1 पे मैच होगा वो वाला स्ट्रिप। ठीक है, स्ट्रिप का कलर और पीएच स्केल का, तो आप कहोगे कि वो उस ये जो बीकर में जो लिक्विड प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है या H2SO4 प्रेजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड, उसका आपका जो पीएच है वो क्या आ रहा है, आपका 1 आ रहा है, मतलब वो बहुत ही एसिडिक है। ठीक है, तो ये होता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो आपका पीएच स्केल के नाम से या पीएच पेपर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, अब देखो आप पीएच स्केल के बारे में हमने अभी पढ़ा, तो पीएच स्केल देख लेते हैं और फर्दर डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको। जो पीएच स्केल होती है ये बेसिकली मेज़र करती है कितने एच पॉजिटिव आयंस हैं। ठीक है, कि जितने ज़्यादा एच पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगे उतना सॉल्यूशन आपका एसिडिक होता है ना। तो यहाँ पे इट इज़ अ स्केल ऑफ मेजरिंग द एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, इट इज़ कॉल्ड एज अ पीएच स्केल। अब पीएच स्केल में आपने पी स्मॉल लिखना है और एच को कैपिटल लिखना है। ऐसा क्यों? स्मॉल पी का मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस मीन्स जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है पावर। ठीक है, तो किसकी पावर? हाइड्रोजन आयन की पावर। तो ये बेसिकली हाइड्रोजन आयन की पावर को मेज़र करता है, इसलिए हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। ठीक है, इसको किस साइंटिस्ट ने डिराइव करा था? इसका नाम था आपका सोरेनसन। ठीक है, SORENSON, सोरेनसन डिवाइस दिस पीएच स्केल। अब इस पीएच स्केल में जो वैल्यू होती है, हमने अभी देखा तो उसमें वो आपको नहीं देखा होगा कि 1 से लेके 14 तक होती है। ठीक है, बट उसमें एक वैल्यू और होती है, हम लोग ले सकते हैं इसको 0। ठीक है, तो बेसिकली जो पीएच स्केल की रेंज होती है वो 0 से लेके 14 तक होती है। ठीक है, तो 0 पीएच शो करता है बहुत ही एसिडिक है, और वहीं 14 पीएच ये शो करता है कि सब्सटेंस जो भी है वो आपका बहुत ही बेसिक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक देखो स्पीडोमीटर के फॉर्म में दिखा रखा है मैंने आपको कि कैसे पीएच स्केल आप मेज़र करते हो, या पीएच का रिलेशन क्या होता है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से। देखो आप यहाँ पे जो जब भी आपकी पीएच की वैल्यू कम आएगी, ठीक है, जैसे 0 आ गई, 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, तो ये कम आने का मतलब है कि सॉल्यूशन आपका कैसा है? एसिडिक है। जितना पीएच कम आएगा, लोअर द पीएच, ठीक है, लोअर द पीएच मोर द एसिडिक। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आप, जिसका पीएच 0 है वो इतना एसिडिक है, जिसका पीएच 4 है वो कम एसिडिक हो रहा है, जिसका पीएच आपका 7 हो जाएगा वो आपका कैसा बन जाएगा? आपका न्यूट्रल। ठीक है, तो सबसे मोस्ट एसिडिक 0 वाला हो गया,
मोस्ट बेसिक 14 वाला हो गया, और जो बीच में होता है न्यूट्रल होता है वो आपका 7 वाला पीएच होता है। ठीक है, तो इसकी रेंज आपने याद रखनी है 0, 7 और 14। ठीक है, जो चीज़ें 7 से पहले 0 से लेकर 7 तक जो बीच में वैल्यूज़ हैं वो एसिडिक मीडियम को शो करती है, एसिडिक सोल्यूशन को शो करती है। और वहीं आपको जो 7 से लेकर 14 तक रेंज है, यहाँ तक है ना, 7 और 14 के जो बीच में आती है या 14 तक आती है वो आपका बेसिक सोल्यूशन होता है, या आपका एल्कलाइन होता है। और 7 है वो आपका रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रल मीडियम को। ठीक है, कि सब्सटेंस ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। तो आपने याद रखना है जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ेगी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। जैसे आप देखो यहाँ पे 11 पीएच आ रहा है तो ये ज़्यादा बेसिक है, और जैसे जैसे आपके पीएच की वैल्यू कम होती है वो आपका मोर एसिडिक बनता है। ठीक है, तो जो पीएच होता है ये एच पॉजिटिव आयन को भी कंसिडर करता है, ओएच को भी कंसिडर करता है। कैसे देखते हैं हम लोग कि आपने एक चीज़ याद रख लेनी है सिंपल, कि जो है आपका पीएच और एच पॉजिटिव आयन में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, कि जो पीएच और एच पॉजिटिव आयन्स आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और सेकंड थिंग, पीएच और ओएच आयन ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, अगर एच पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो उसका पीएच क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग इन्वर्स रिलेशनशिप। इन्वर्स मतलब एच बढ़ेगा तो पीएच कम होगा, और एच कम होगा तो पीएच बढ़ेगा। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, एच बढ़ रहा था तो एच बढ़ेगा तो पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और वैसे ही अगले में, और अगर एच आपका कम हो रहा है, ठीक है, एच डाउन हो रहा है तो पीएच यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीएच की वैल्यू बढ़ गई। अब देखते हैं हम लोग पीएच और ओएच का क्या रिलेशन है। जैसे से OH बढ़ता है तो pH भी बढ़ता है ना, मतलब हायर द वैल्यू ऑफ OH मोर द pH। और अगर आपका OH कम होता है, डाउन होता है, तो pH भी क्या होगा, डाउन होगा। तो उसको कहते हैं हम लोग डायरेक्टली रिलेशनशिप। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया OH के साथ, और इन्वर्स हो गया आपका H के साथ pH का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक स्केल देख लेते हैं, स्केल को थोड़ा अच्छे से डीपली स्टडी कर लेते हैं। कि यहाँ पे देखो ये तो सोल्यूशन हो गया आपका न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल मतलब ना ही वो एसिडिक है ना ही बेसिक कैरेक्टर शो करता है। 7 से पहले वाली चीज़ सारी एसिडिक होती है, 7 के बाद वाली चीज़ सारी आपकी बेसिक होती है। अब सोल्यूशन जो आपके मोस्टली एसिडिक होते हैं वो वाटर में होते हैं। तो वाटर में ये मतलब है कि सोल्यूशन के पास एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, देखो अब अगर आपका pH 0 आ रहा है तो उस टाइम पे तो कोई भी OH नहीं है, सारा का सारा H है, मतलब H की पॉजिटिव के आयन्स की कंसंट्रेशन हाईएस्ट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारा ब्लू कलर शो कर रहा है कि यहाँ पे सारे H पॉजिटिव हैं। और जैसे जैसे आप pH कम बढ़ा रहे हो, मतलब 0 से लेकर आप 7 तक साइड के जा रहे हो, तो वहाँ पर देख सकते हो आपके H की वैल्यू क्या हो रही है, लगातार कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये आपके H की कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो इट मीन्स जैसे से आपका pH बढ़ता है तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हो आप कि जब आप बिल्कुल लास्ट में चले जाओगे तो pH आएगा आपका 14। तो 14 में के टाइम में OH की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई कंपैरेटिवली, यहाँ पे H क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो याद रखना आपने कि pH अगर हायर है तो OH बहुत ज़्यादा है, pH बहुत लो है तो H बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर बीच में आ जाओगे 7 पे, 7 मतलब जितने H हैं उतने ही OH हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे जैसे HCl, H2SO4 और HNO3, इनके पास H पॉजिटिव बहुत होते हैं। ठीक है, तो सो दे हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। वहीं आपके कुछ एसिड्स और ले लेते हैं जो आपके वीक हैं, जैसे CH3COH और H2CO3, ये आपके वीक एसिड्स हैं। ठीक है, ये H देते हैं बट कम देते हैं, तो इनकी जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कैसी है आपकी, कम है। वहीं आपके जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे उनके पास OH ज़्यादा होते हैं, जैसे आपके NaOH, KOH और CaOH ट्वाइस, इनके पास क्या होते हैं, OH बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इनके पास देख सकते हो आप OH कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रही है इस साइड। और यहाँ पे जो वीक बेसिस हैं जैसे आपका NH4OH हो गया या MgOH ट्वाइस हो गया, इनके पास OH कम होते हैं, तो इनके वीक बेसिस के पास दे हैव लेसर OH कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जब किसी भी एसिड या किसी भी बेस को आप डाइल्यूट करते हो। ठीक है, डाइल्यूट करना मतलब उसमें वाटर डाल दिया आपने। तो आप देखो जैसे यहाँ पे स्केल में देखना आप कि लेट से यहाँ पे सॉल्यूशन अभी आपका एसिडिक है हाईली। ठीक है, यहाँ पे एसिडिक है, हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट कैसे करते हैं हम लोग, वाटर को मिक्स करेंगे एसिड के साथ। ठीक है, मतलब हमने एसिड डाल दिया थोड़ा वाटर में, ठीक है, मिक्स कर दिया मतलब एसिड वाटर को। तो जब मिक्स करा तो इससे वाटर मॉलिक्यूल के पास H भी होते हैं, OH भी होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल जब ऐड करते हो आप, मतलब वाटर इसमें जो एसिड के साथ मिक्स कर रहे हो आप उसमें, तब आपके जो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, क्यों कम हो जाते हैं, बिकॉज वाटर अपने साथ H तो ला ही रहा है लेकिन अपने साथ OH भी ला रहा है। ठीक है, पहले जो एसिड था उसके पास क्या थे, बस H पॉजिटिव थे, OH तो था ही नहीं।
तो अब H पॉजिटिव तो आ रहे हैं बट साथ में OH भी आ रहा है, तो इससे क्या होगी, कंसनट्रेशन क्या होगी, कम हो गया H पॉजिटिव के आयन की, ठीक है। और आपको पता है कि H पॉजिटिव आयन और pH आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मीन्स H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन जैसी डाउन हुई तो pH की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। तो मैंने यहाँ पे ही लिखा हुआ है, जैसे कभी भी आप एसिड को डाइल्यूट करते हो तो उसका pH क्या बढ़ जाता है। क्यों pH बढ़ जाता है, बिकॉज उसका H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वैसे ही अगर आप किसी बेस को डाइल्यूट करते हो, जैसे यहाँ पे मान लो NaOH था, ठीक है, यहाँ पे आपका NaOH था, तो आपने क्या करा, इसको बेस को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। डाइल्यूट करने का मतलब क्या है कि आपने उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया। तो जैसे ही आपने इसमें वाटर ऐड करा, ठीक है, तो वाटर अपने साथ H लेके आता है, OH भी लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि बेस के पास तो OH तो होता ही है, तो OH तो चलो ठीक है, बट H पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ रहा है उसके पास, है ना। तो यहाँ पहले H पॉजिटिव थे नहीं, तो H पॉजिटिव कंसनट्रेशन बढ़ेगी। तो आपको पता है जैसे जैसे H पॉजिटिव कंसनट्रेशन बढ़ती है तो आपका जो pH होता है वो क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जब भी हम लोग किसी बेस को डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, तो बेस के डाइल्यूट करने से आपके H की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो आपकी H की वैल्यू बढ़ेगी, तो आपको पता है pH और H आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे H की वैल्यू बढ़ने से pH की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो आपने याद रखना है, जब एसिड को डाइल्यूट करते हो तो pH आपका बढ़ता है, और जब बेस को डाइल्यूट करते हो तो आपका pH कम होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं दोनों साइड H पॉजिटिव की बात करूं, मतलब एसिड और बेस में दोनों H पॉजिटिव की ही बात करूं कि उसका क्या डिफरेंस आता है, तो याद रखना 7 से जब आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपका एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। एसिडिक नेचर बढ़ रहा है मतलब H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब आप 7 से अगर राइट हैंड साइड जाओगे 14 की तरफ, तो वहाँ पे pH बढ़ रहा है। pH बढ़ने का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब है H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, बिकॉज OH की बढ़ रही है, ठीक है, इसलिए आपकी H पॉजिटिव कंसनट्रेशन डिक्रीज हो रही है। चलो अब देखते हैं हम लोग वेरिएशन ऑफ pH कि किस कलर पे क्या pH आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने 5 वैल्यूज़ याद रखनी है pH की रफली। एक तो आपका 0, 4, 7, 10 एंड 14, ठीक है। तो जो 0 वाला pH होता है ये बहुत ही एसिडिक है, हाईली एसिडिक। तो इसका कलर क्या होता है आपका, डार्क रेड। ये हाईलिक एसिड है, इसका मतलब इसमें H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है और OH की बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। वहीं आपका अगला जो pH आपने याद रखना है, 4 को याद रखना है। तो 4 पे कलर क्या होता है, लगभग ऑरेंज और येलो, ठीक है। तो इसका मतलब भी सॉल्यूशन आपका एसिडिक है, क्योंकि आपका जो pH की वैल्यू है वो 4 है, 7 से कम है, इसलिए तो सॉल्यूशन तो एसिडिक होगा। लेकिन H पॉजिटिव कंसनट्रेशन अभी भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं बट ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब OH भी पहले से थोड़े से बढ़ गए हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको वेरी लो नहीं कह रहे हैं, हम लोग इसको लो कह रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग pH को थोड़ा और बढ़ा देते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग 7 पे। तो आप 7 पे देख सकते हो कलर कैसा आ रहा है आपका, ग्रीन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन कैसा है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, वो न्यूट्रल है। और इसके पास इस टाइम पे जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन होगी वो क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। नेक्स्ट pH आपका है 10। तो 10 आपका 7 से ऊपर है, इसलिए आपका वो आपका एल्कलाइन होगा, मतलब बेसिक होगा। और इसका आप कलर भी देख सकते हो, थोड़ा सा आपका ब्लूइश ग्रीन कलर आ रहा है। और इसमें H पॉजिटिव तो बहुत कम होंगे, मतलब बहुत कम या कह लो आप कम होंगे, बट आपका pH बढ़ रहा है इसलिए आपके OH बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे OH कंसंट्रेशन हाई होगी। लास्ट pH आपका 14 है, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो उस केस में आप 14 देख सकते हो। कलर कैसा आपका, डार्क ब्लू, ठीक है। तो डार्क ब्लू और वॉयलेट कह सकते हो आप। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन बहुत ही बेसिक है, और बेसिक होने का मतलब है उसका OH तो बहुत ज़्यादा है बट आपके H पॉजिटिव ना के बराबर हैं, ठीक है, वेरी लो। तो आपने याद रखना है जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस कहाँ होता है, हमारे स्टमक में। जो स्टमक के अंदर इनर लाइनिंग होती है वो सिक्रेट करता है आपका गैस्ट्रिक जूस, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो उसका pH कितना होता है, 1.2, ठीक है। तो उसको आप अगर उस एसिड में आप pH पेपर डिप करोगे तो आपका कलर कुछ ये आपका येलो और कह सकते हो ऑरेंज या ऑरेंज रेड कलर में आपको शो करेगा, ठीक है। वहीं आपका जो लेमन होता है, लेमन का pH 2.2 होता है। और जो आपका प्योर ब्लड, आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसका pH कितना होता है आपका, 7.4, ठीक है। तो जो भी आपका ब्लड में pH जब भी डिस्टर्ब होगा तो डिजीज़ होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एसिडिक और बेसिक फूड को थोड़ा बैलेंस वे में खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या चीज़ होती है, ये आपका एंट एसिड होता है। जब खाना डाइजेस्ट होता है तो उस टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि स्टमक में हमारे एसिडिटी क्रिएट हो जाती है, एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। जब हम लोग फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो ज़्यादा हमारे स्टमक में
एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई बेस खाना पड़ता है। तो वो जो बेस है उसका एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसको हम लोग खा सकते हैं या बेकिंग सोडा भी खा सकते हो। तो दोनों आपके क्या करते हैं, एंट एसिड्स होते हैं, मतलब ये एक्सेस ऑफ एसिड को स्टमक में जो प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। और अगला जो हाईएस्ट है पीएच है वो आपका NaOH का है, उसका पीएच होता है 14। अब देखो यहाँ पे आपके सामने एक टेबल है, यहाँ पे आपको पीएच का पेपर का कलर बताना है। ठीक है, और उसका अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू और नेचर ऑफ सब्सटेंस की एसिडिक है या बेसिक है। मैं आपको कुछ बताता हूँ इसमें, जैसे सलाइवा, तो सलाइवा का जो पीएच होता है वो आपका स्टार्टिंग में बिफोर मील, खाना खाने से पहले, वो तो आपका बेसिक होता है। ठीक है, कुछ 7.456 के राउंड होता है। और मील खाना खाने के बाद पीएच थोड़ा एसिडिक हो जाता है, मतलब 5.8 के राउंड आपका सलाइवा का पीएच हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, जब आप खाना खाते हो तो हमारे माउथ में बैक्टीरिया आर ऑलवेज प्रेजेंट। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, खाने के बाद आपके जो माउथ में जो भी चीज़ बच गई है उसको डिकम्पोज करते हैं, और जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं फूड को तो दे प्रोड्यूस एसिड। इसकी वजह से आपका सलाइवा क्या हो जाता है, आपका एसिड हो जाता है। ठीक है, लेमन जूस हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। एरेटेड ड्रिंक्स का पीएच आपका 3 के राउंड रहता है। ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं। कैरेट जूस आपका बेसिक होता है, कॉफ़ी भी एसिडिक होती है, टोमेटो जूस भी एसिडिक होता है। टैप वाटर आपका 7.4 के आसपास पीएच होता है, लगभग न्यूट्रल होता है। और 1 मोलर NaOH का आपका पीएच 14 होता है, और 1 मोलर HCl का पीएच भी आपका 0 होता है। ठीक है, 0 कह सकते हो आप, 1 इनके आसपास रेंज करता है, क्योंकि आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देनी है। ठीक है, अब जो भी पीएच 7 से कम रहेंगे उनको आप एसिडिक लिख लेना, और जो भी 7 से ज़्यादा रहेंगे उसको बेसिक लिख लेना, और जो 7 होगा आपका न्यूट्रल आएगा। आपने कलर याद रखना है, एसिडिक वाले जो होते हैं उनका रेड के आसपास होता है, रेड ऑरेंज येलो के आसपास, और जो बेसिक वाले होते हैं उनका ब्लू डार्क ब्लू है ना, पर्पल के राउंड होता है, और जो न्यूट्रल वाले होते हैं उनका ग्रीन के आसपास कलर रहता है। ठीक है, तो आपने यहाँ से कलर आपने सारे देख लेने, एक बार स्टडी कर लेना इनको। और मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, जैसे आपका मिल्क हो गया, मिल्क एसिडिक है, टोमेटो एसिडिक है, लेमन एसिडिक है, विनेगर एसिडिक है, कॉफ़ी एसिडिक है ना, ये सब चीज़ें आपकी एसिडिक हैं। तो आसपास चीज़ें आपकी जो प्रेजेंट है बेसिक, वो मोस्टली वेजिटेबल्स होती हैं। तो जो हमारी डाइट होती है इट शुड बी बैलेंस्ड, इट शुड कंटेन एसिडिक एज वेल एज बेसिक। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जैसे बीट रूट का जूस पियो है ना, वो क्या होता है आपका बेसिक होता है, तो बॉडी को थोड़ा न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि हमारा ब्लड का पीएच 7.4 होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ आपको बेसिक और एसिडिक फूड के एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे आप जो भी फास्ट फूड खा रहे हो आपका एसिडिक के अंदर आता है। कोक वगैरह पी रहे हो आप ना, ब्रेड स्टिक्स खा रहे हो ना, रोस्टेड वाली, वो सारी आपकी एसिडिक में आ जाती हैं। कॉफ़ी है ना, और कोल्ड ड्रिंक, और ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जैसे आपको जो भी ब्रांडेड वाटर मिलता है आपको पैकेज बॉटल में, वो आपका सारा एसिडिक होता है। और जो टैप वाटर वगैरह होता है वो आपका बेसिक के अंदर आता है, या आपका सी वाटर वगैरह। और ग्रेप्स वगैरह, बनाना और स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल ना, ये वाटरमेलन है ना, ये एवोकाडो, और ये सारे कैसे होते हैं आपके, और कीवी, ये सारे कैसे होते हैं आपके, दीज आर ऑल आर बेसिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो फूड शुड बी बैलेंस्ड, उसके अंदर ये चीज़ें भी होनी चाहिए, ये चीज़ें भी मतलब कम हो तो चलेगा, ये ज़्यादा नुकसान करती हैं, बट बेसिक आर मोर यूज़फुल। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पीएच स्पेक्ट्रम। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, पीएच हमने अभी देखा है कि कितना इंपॉर्टेंट है, कि हमें बॉडी में पीएच मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा जैसे ब्लड का पीएच 7.4 होता है, तो उसको आपको वही मेंटेन रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ बॉडी में प्रॉब्लम चलती रहती है। देखो यहाँ पे इसी तरह आपका प्लांट्स और एनिमल्स के लिए दोनों ही पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी पीएच की रेंज होती है 7.0 से 7.8 तक होती है, क्योंकि आपका जो ब्लड है उसकी वैल्यू होती है, रेंज होती है। अब प्लांट का जो सॉइल यूज़ करते हैं, तो उनकी जो सॉइल होती है इट शुड बी नियरली इक्वल टू बेसिक, मतलब 7 के आसपास होनी चाहिए। अगर ज़्यादा कम होगी जैसे 4.5 तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। सिमिलरली अगर 9 और 10 तक पहुंच जाएगी तो भी ग्रो नहीं करेगा। तो प्लांट जो ग्रो करता है वो बेस्ट 7 से लेके 7.5 या कैसे तो आप 8 तक सबसे बेस्ट ग्रो करता है। तो प्लांट फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स इसको अपनी सॉइल को एसिडिक या बेसिक बनाने के लिए प्रॉपरली फर्टिलाइजर्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे डिपेंडिंग सॉइल एसिडिक है या बेसिक है उसके हिसाब से जो रिक्वायर्ड आपका फर्टिलाइज़र हो उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और वैसे ही हमारी स्टेटमेंट 2 में देखो यहाँ पे सामने आपके लिखा है कि स्टेटमेंट 2 में कि ह्यूमन ब्लड का पीएच 7.3 या 7.4 होता है, तो उसको आपको मेंटेन रखना पड़ता है, अदरवाइज़ हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए हो सकता है ये। ठीक है, अगर पीएच मेंटेन ना हो। अब हम लोग देखते हैं एसिड रेन के बारे में। ठीक है, आपने फैमिलियर हो गए इस वर्ड से, एसिड रेन ये क्या होती है।
तो जब रेन में एसिड हो जाए तो हम लोग कहते हैं उसको एसिड रेन, सिंपल लैंग्वेज। अब देखो ये एसिड आया कहाँ से रेन में, जो भी आपकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं तो इनके जो स्मोक होते हैं, इनके जो ये यहाँ पे चिमनीज़ होती हैं, इनसे एसिडिक गैसेज निकलती हैं, लाइक सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेज निकलती हैं। सो जब भी रेन होती है तो रेन इन एसिडिक ऑक्साइड के साथ, मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कॉन्टैक्ट में आती हैं। तो आपको पता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये क्या करेंगे, जब भी इनको वाटर में कांटेक्ट में आएंगे तो ये पर्टिकुलर अपना एसिड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ये प्रोड्यूस करेगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये प्रोड्यूस करेगा सल्फ्यूरस एसिड दैट इज H2SO3, ये प्रोड्यूस करेगा नाइट्रिक एसिड। तो ये जो सारा एसिड है अल्टीमेटली कहाँ, पानी के साथ आके ज़मीन पे गिरेगा। जब ज़मीन पे गिरेगा तो वहाँ पे जो आसपास पेड़ होंगे वो भी एसिडिक हो जाएंगे, तो वो डेथ हो जाएंगी उनकी, किल हो जाएंगे, उनकी इफेक्ट को, हेल्थ को हार्म करेगा। वैसे ही जो ये रेन वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, आपका रिवर में। तो रिवर में जब जाएगा तो जो आपका रिवर वाटर है वो भी इट विल बिकम एसिडिक। जब वो एसिडिक बन जाएगा तो वहाँ पे जो एक्वाटिक लाइफ है, फिशेस वगैरह है, उनको भी बहुत हार्म करेगा, ठीक है। तो ये रेन जो एसिडिक रेन होती है इट इज़ वेरी हार्मफुल, ठीक है। तो आपने याद रखना है एक और चीज़ की, जो एसिडिक रेन तब होती है जब आपका pH फॉल करता है बिलो 5.6, उसको कहते हैं हम लोग एसिडिक रेन। उसके बाद जो आपका यहाँ पे एक डी यू नो एक फैक्ट है एनसीईआरटी में गिवन है कि एसिड किस प्लैनेट में प्रेजेंट है, तो वीनस में प्रेजेंट है एसिड दैट इज़ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी वजह से आपका जो क्लाउड है वहाँ पे येलोइश होते हैं, और वहाँ पे पूछ रहा है कि लाइफ सर्वाइव कर सकते हो ना, पॉसिबल है लाइफ, सो नो, देयर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ। ये हमने अभी डिस्कस करा है कि प्लांट को देखो आप, जो सबसे बेस्ट ग्रो करता है 6.2 से लेके 7 तक, ठीक है। आप देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, और इससे pH अगर कम होगा, जितना कम होगा प्लांट की ग्रोथ उतनी कम होगी, अल्टीमेटली ज़्यादा एसिडिक हो तो ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही ज़्यादा बेसिक में भी सेम केस है, 7.5 से अगर ऊपर जाएगा तो 7-8 तक ग्रो कर रहा है, उसका थोड़ा सा डाउन हो गई इसकी ग्रोथ, उसका तो फिर बिल्कुल टर्मिनेट हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। तो प्लांट को अगर सॉइल चाहिए तो वो चाहिए उसको न्यूट्रल के आसपास, ठीक है, 6.5 से लेकर 7.5 के आसपास को सॉइल चाहिए होती है। तो फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करके फार्मर्स अपने सॉइल को एसिडिक या बेसिक बना सकते हैं। सपोज़ अगर आपकी उसकी प्लांट सॉइल आपके एसिडिक बन गई है तो उसके अंदर वो क्या डाल सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये चीज़ें कब डालेगा, ये तब डालेगा जब उसका कंपाउंड जो उसकी सॉइल है वो आपकी एसिडिक हो गई होगी, क्योंकि ये सारे कंपाउंड्स दे ऑल आर बेसिक इन नेचर। सो इसको अपनी सॉइल में डाल रहा है, इट मीन्स उसकी सॉइल कैसी रही होगी, एसिडिक रही होगी, तभी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो फार्मर इसमें ये सब केमिकल्स डाल रहा है। अब देखते हैं हम लोग हमारा pH क्या क्या रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो आपको कभी इनडाइजेशन होगी, जब कभी आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको अंदर स्टमक के अंदर एक थोड़ी आग सी लगता है कि आग प्रोड्यूस हो रही है ना, इरिटेशन सी प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको कहते हैं हम लोग एसिडिटी, ठीक है। जो एक्सेस ऑफ एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं हम लोग एसिडिटी। क्योंकि आपको पता है कि जब भी डाइजेशन स्टार्ट होती है हमारी बॉडी में जो अंदर स्टमक होता है उसकी जो अंदर की लाइनिंग होती है वो प्रोड्यूस करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जिसका pH 1.5 से 3 के आसपास होता है बीच में, ठीक है। तो वो अगर लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है तो आपका फूड डाइजेस्ट कर देता है, लेकिन अगर आपका एक्सेस प्रोड्यूस हो जाए, जैसे आप जब ये फास्ट फूड खाते हो तो उस टाइम पे जैसे नूडल्स खा लिए आपने या मोमोज खा लिए, ठीक है, उस टाइम पे कई बार बॉडी में आप देखोगे ज़्यादा अंदर एसिडिटी से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, हमारी बॉडी में एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, जो भी आपने खाया है। तो वो एक्सेस जो एसिड प्रोड्यूस हुआ बॉडी में वो इट इज़ कॉल्ड एज एसिडिटी। अब इसको न्यूट्रलाइज करना है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या खाते हैं, बेस खाते हैं। तो आप यहाँ पे डायग्राम थ्रू समझ सकते हो कि जैसे हमारा पेट बहुत उसमें डिस्टर्बेंस में है, ठीक है, उसको एसिडिटी हो रखी है, तो यहाँ पे एक बॉटल के थ्रू हम लोग क्या स्प्रे करेंगे, इसको बेस देंगे, ठीक है। तो बेस क्या करेगा, इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, इसको रिलीफ देगा, ठीक है। तो ये जो बॉटल है ये किसकी बनी है, मतलब इसके अंदर क्या है दिखा रखा है, इसके अंदर कोई एक बेसिक कंपाउंड है, ठीक है। बेसिक कंपाउंड कौन से ले सकते हो, जैसे आपका बेकिंग सोडा आप ले सकते हो, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं जो आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। आपने सुना होगा डाइजीन का नाम या इनो का नाम। तो ये क्या करते हैं, जो एसिड में एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस हो गया उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो सच कंपाउंड्स विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड इन अवर स्टमक दे आर कॉल्ड एज अ एंट एसिड। एक एग्जांपल क्या है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे MgOH ट्वाइस कहते हैं, या आप इसको बेकिंग सोडा भी आप यूज़ कर सकते हो इसकी जगह, ठीक है। तो ये सारे आपके एंट एसिड्स के एग्जाम्पल हो गए। तो इसलिए pH हमारी
डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टूथ डिके के बारे में। जो आपका टूथ डिके होता है मतलब टीथ का ख़राब होना, ठीक है, उसको कोरोड होना, इट इज़ कॉल्ड एज अ टूथ डिके। और ये स्टार्ट कब होता है? जब हमारे माउथ का pH 5.5 से नीचे फॉल कर जाता है, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग जैसे टूथ डिके होता क्यों है और किसी किसी को क्यों नहीं होता, ठीक है। तो रीज़न क्या है इसका, देखते हैं हम लोग पहले टूथ डिके क्या चीज़ होती है। जो आपका जो टूथ होता है, जो टूथ के ऊपर जो शाइनिंग सरफेस होता है, जो आप टच करके देखना, जो टूथ के ऊपर जो शाइनिंग एक कह लो कोटिंग सी है ना, जो कोटिंग है, दिस कोटिंग इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। इसका फॉर्मूला आता है Ca फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है ये एक सॉल्ट है। ये किसका सॉल्ट है? इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वीक एसिड दैट इज़ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था H3PO4 इज़ अ वीक एसिड। तो ये एक सॉल्ट है, कैल्शियम फॉस्फेट इज़ अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड। तो ये जो सॉल्ट बनेगा ये कैसा आपका बेसिक बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है इसमें, तो सॉल्ट भी आपका बेसिक बनेगा। तो आपका जो टूथ की जो आउटर कवरिंग होती है जिसको हम लोग एनामल कहते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट की बनी होती है, याद रखना आपने, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सॉल्ट से कवरिंग होती है जो आपको शाइनी दे रही है, शाइनिंग अपीयरेंस दे रहा है टूथ को। अब क्या होता है, जब भी आप मील खाते हो, मतलब खाना अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लंच डिनर वट एवर जो भी आप खाना खाते हो, तो सम फूड पार्टिकल्स गेट स्टिक टू योर टीथ, ठीक है। अब जब फूड पार्टिकल्स स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे आपके टीथ से, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ कैविटी के अंदर, तो वो क्या करते हैं, उस फूड पे अटैक करते हैं। तो अटैक करने मतलब उसको खाते हैं। जब ये खाएंगे तो दे प्रोड्यूस एसिड फ्रॉम देयर बॉडी, अपनी बॉडी से ये एसिड को सिक्रीट करते हैं। और वो जो एसिड होता है वो हमारे जो टूथ एनामल होता है उसको क्या कर जाता है, एनगल्फ मतलब खा जाता है उसको, है ना, मतलब कोरोड कर देता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कैविटी होनी शुरू हो गई। तो स्टार्टिंग में जो कैविटी होती है आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ ब्लैकिश बनना शुरू हो जाता है ना, इसी को कहते हैं हम लोग डेंटल केरीज या आप कह सकते हो कैविटी। और यही जब ऐसी प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तो अल्टीमेटली ये बिल्कुल ही आपका अंदर से खोखला कर देगा टीथ को आपके, और ये लास्ट में यहाँ पे टच हो जाएगा किसमें, जो हमारी यहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। और तब हमारे पास जब भी आप कोई खाना खाते हो या चीज़ें पानी पीते हो तो आपके ये जो भी चीज़ें खा रहे हो वो कांटेक्ट में आती है नर्व से, ठीक है। तो इससे आपको पेन और इरिटेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपका डेंटल कैरीज, ठीक है, जो ब्लैक कलर की दिख रही है आपको, ये इसी को कहते हैं हम लोग कैविटीज़ या कैरीज। अब तो इसका प्रिकॉशन क्या हमें लेना चाहिए, मतलब कैसे हम लोग डेंटल कैरीज को बचा सकते हैं, अपने टीथ को बचा सकते हैं। तो उसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि वी शुड ब्रश आवर टीथ रेगुलरली एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। इससे क्या होगा, जब भी आप ब्रश करते हो अपनी मील के बाद, तो क्या होगा कि जो भी आपका फूड इससे चिपका होगा आपका टीथ से, वो क्या हो जाएगा, सारा वॉश हो जाएगा ना, मतलब हट जाएगा। और सेकेंड थिंग ब्रश के साथ हट जाएगा। और सेकेंड थिंग जो आपका टूथपेस्ट यूज़ करते हो, तो टूथपेस्ट वो बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक क्या करता है, जो आपका बैक्टीरिया ने कुछ एसिड प्रोड्यूस करा होगा आपके ये एनामल के ऊपर यहाँ पे, जिसको करोड कर रहा है, उसको क्या करेगा, वो टूथपेस्ट उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि टूथपेस्ट आपका बेसिक है ना। और जो ये प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरियाज वगैरह, है ना, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो बेस और एसिड क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो न्यूट्रलाइज होने की वजह से अब इन एसिड का जो इफेक्ट है वो क्या ख़त्म हो जाता है। तो आपके टीथ हेल्दी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे ये, ठीक है। तो इसलिए हमें टूथब्रश करना चाहिए, ठीक है, बाय अप्लाइंग टूथपेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंस सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, ठीक है। तो प्लांट के पास भी अपना एक मेथड होता है, मतलब वो अपने अंदर एक एसिड एक्यूमुलेट करते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एनिमी। जैसे आप देखो यहाँ पे ये जो प्लांट है ये इट इज़ कॉल्ड एज अ नेटल स्टिंग, इसको नेटल स्टिंग कहते हैं। इसमें बहुत सारे से कांटे से होते हैं, ये मोस्टली हिल एरियाज़ में होते हैं। इनको आप टच करोगे तो आपको बहुत ही सेंसेशन से प्रोड्यूस होगी, बहुत ही बर्निंग सी फीलिंग आएगी, ठीक है, हाथ जल रहा है, ठीक है। तो वो क्या जो स्टिंग होते हैं, कांटे होते हैं, उसको लग जाते हैं। तो आपको कांटे के अंदर क्या है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। अब वैसी मेथिनिक एसिड एक और चीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है, वो है बी स्टिंग, ठीक है। जो मधुमक्खी होती है ये भी अगर किसी को बाई चांस काट लेती है तो इसके अंदर कौन सा एसिड अपने पर उसके अंदर डाल रही है, वो मेथिनिक एसिड डाल रही है, जिससे आपको बर्निंग का फील आता होता है, ठीक है। तो इसको आप न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हो, वी कैन यूज़ द बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है, आपका बेस होता है और इनके पास क्या है, आपका एसिड है। तो एसिड बेस क्या हो सकते हैं, आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो और वी गेट रिलीफ।
एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो जब नेटल स्टिंग जहाँ पे लगा होता है उसके साथ में एक पेड़ और होता है, इसको कहते हैं हम लोग डॉग प्लांट, ठीक है, DOCK, ठीक है, डॉग प्लांट। तो डॉग प्लांट कुछ आपका स्पिनिच की तरह होता है, पालक की तरह होता है। तो इनकेस अगर किसी को ये लग जाता है कांटे वाला, ये आपका नेटल स्टिंग, तो वो साथ में जो डॉग प्लांट है उसको रब कर सकता है अपनी स्किन पे, तो उसको तो फटाफट उसको इससे रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका इसके अंदर क्या होता है, आपका बेस होता है और ये एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। सो रेमेडी भी है ना, और मतलब प्रॉब्लम तो है, साथ में उसकी रेमेडी भी आपको नेचर प्रोवाइड कराता है उसकी, ठीक है। सो अब देखते हैं हम लोग आगे लास्ट टॉपिक, दैट इज़ थर्ड, मोर अबाउट सॉल्ट्स। तो हमने ये पहले पढ़ा हुआ है ये चीज़ की एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपका HCl प्लस NaOH बनाते हैं NaCl और H2O। अब हम लोग देखते हैं अगर किसी सॉल्ट में मैं वाटर डाल दूँ तो रिएक्शन ये रिवर्स हो जाती है कि नहीं हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना आपने, जब भी सॉल्ट में आप वाटर डालते हो तो रिएक्शन रिवर्स होती है। रिवर्स का मतलब वो दोबारा एसिड और बेस फिर से प्रोड्यूस कर देता है। लाइक देखो, जैसे यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट एक सॉल्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको वाटर दूंगा, ठीक है, वाटर मतलब H2O, ठीक है, वाटर दूंगा तो जो ये पोटेशियम है वो कंबाइन कर जाएगा OH के साथ, ठीक है। OH मतलब जो वाटर है ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। वहीं आपका जो K2SO4 है तो उसमें K पॉजिटिव हो गया और SO4 नेगेटिव हो गया, तो K को जो पॉजिटिव है वो H के साथ कंबाइन होगा, ठीक है, तो बनेगा आपका KOH। वहीं जो SO4 है वो कंबाइन होगा H के साथ, तो बनेगा आपका H2SO4, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे हमने सॉल्ट में वाटर डाला तो इसने क्या बनाया, बेस भी बना दिया, साथ में उसके एसिड भी बना दिया। वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे Na2SO4, ठीक है, तो Na2 पॉजिटिव और वैसे SO4 नेगेटिव, इसको जब वाटर मिलेगा तो Na विल कंबाइन विद OH तो बनेगा NaOH, और SO4 कंबाइन विद H2 तो बनेगा आपका H2SO4। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग NaCl। अब NaCl में आप वाटर डालोगे तो Na पॉजिटिव, ठीक है, और साथ में Cl नेगेटिव, वाटर का H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो कंबाइन क्या होगा, Na विल कंबाइन विद OH और H कंबाइन विद Cl, ठीक है। तो यहाँ पे NaOH एक बेस बन गया और HCl एक एसिड बन गया। वैसे ही आपका एग्जांपल एक और है यहाँ पे कि अमोनियम क्लोराइड दैट इज़ NH4Cl, तो पहला पार्ट पॉजिटिव होता है दैट इज़ NH पॉजिटिव और साथ में हो गया Cl नेगेटिव, कंबाइन करें हम लोग उसको वाटर के साथ दैट इज़ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। सो NH4 विल कंबाइन विद OH तो बनेगा NH4OH, ये आपका वीक बेस हो गया, और बच के गया आपका HCl, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन है, तो सॉल्ट भी आपका कैसा होगा, आपका एसिडिक, ठीक है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी जो चीज़ एसिडिक होगी वैसे ही आपका सोल्यूशन होगा। जैसे यहाँ पे देखो कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो आपका एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होगा वैसे ही सॉल्ट बनता है, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे हमने अभी करा था अमोनियम क्लोराइड वाला केस कि आप देखो HCl किससे बना है, आपका NH4Cl जो सॉल्ट है वो एसिड से बना है HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेस से NH4OH ये वीक बेस है। तो सॉल्ट भी कैसा बनता है आपका, वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है, जिसका pH 7 से कम होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल है NH4Cl और अमोनियम नाइट्रेट जैसे NH4NO3। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेसिक सॉल्ट कब बनता है। बेसिक सॉल्ट तब बनता है जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड आपका वीक होगा। लाइक जैसे देखो आपका NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है और H2CO3 ये क्या आपका वीक एसिड है, ठीक है। तो कंबाइन तो ये हो जाएंगे Na ये पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो कंबाइन क्या हो गया ये, ठीक है, Na2CO3, और यहाँ पे क्या है OH और H कंबाइन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये आपका H2 प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, साथ में वाटर, ठीक है, सॉल्ट और सॉल्टर। तो जो आप देखते हो जो सॉल्ट बना, ठीक है, ये सॉल्ट किससे बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड से। तो सॉल्ट कैसा होगा, जैसा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग मतलब बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट भी कैसा होगा आपका बेसिक, मतलब इसका pH 7 से ज़्यादा होगा। इसके एग्जांपल्स और दे रखे हैं, इसको भी आप देख सकते हो। अब न्यूट्रल कब बनता है, न्यूट्रल तब बनता है जब एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो। जैसे हमने अभी करा NaCl, तो NaCl किससे बनता है, NaOH प्लस HCl, तो यहाँ पे NaOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और एग्जांपल CaSO4, ठीक है, तो CaSO4 किससे बना हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और H2SO4 ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब और कब बन सकता है न्यूट्रल सॉल्ट, जब एसिड भी वीक हो और बेस भी वीक हो, दोनों एक ही टाइप के हों। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैं लिखता हूँ CH3COOH, ठीक है, ये क्या है, एक वीक एसिड है। अब इस वीक एसिड को अगर मैं ट्रीट कर दूँ किसी वीक बेस के साथ दैट इज़ NH4OH, ठीक है, NH4OH, तो ये क्या हो गया आपका वीक बेस हो गया। तो ये क्या बनाएंगे मिलके CH3CONH4, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में मिल गए, ठीक है, तो ये बन गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस
वीक बेस एंड अ वीक एसिड। तो वीक बेस वीक एसिड हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और इस साथ में आपके हम लोग लेक्चर 4 पे जो बेस्ड क्वेश्चंस है वो आप कर लेना, क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। उसके बाद फिर और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ और भी है 1 से लेके 4 तक, इसको भी आप कर सकते हो। जो हमने अभी डिस्कस करा है सारा उसी पे बेस्ड है, A to Z। मैंने इसके सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, आप इसको एक बार टैली भी कर सकते हो कि आपका आंसर सब मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे रखे हैं यहाँ पे बहुत सारे, जिस पे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो और कंसेप्ट्स अपने और क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस पे एक बार गो थ्रू ज़रूर करना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू क्लियर योर फर्दर doubts if you have any doubts, ठीक है। if you have any doubts you can ask me, I will answer you in the comment section। तो यहाँ पे 17 क्वेश्चंस हैं, इसको आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर।